डीयू बीएड के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के साथ वेबिनार के डिस्कशन को समझने से पहले जो लोग टोटली अनअवेयर हैं डीयू बीएड के एग्जाम के रिगार्डिंग तीन चार बेसिक बातें जो उनको पता होना चाहिए वो ये कि यूनिवर्सिटी का कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है। जितना आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस के रिगार्डिंग इतना ही बताती है। पेपर का कोई भी डिफाइंड पैटर्न नहीं है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी टॉपिक से। कोई ऐसा नहीं है कि रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आएगा, मैथ से 5 क्वेश्चन आएगा, या फिर हिस्ट्री से इतना आएगा, या फिर साइंस से इतना आएगा। कुछ भी फिक्स नहीं है। किसी भी सेक्शन से कितना भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी लेवल ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हाई लेवल होगा, लो लेवल होगा, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। पेपर स्ट्रक्चर का ऐसा है कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग है -1। एग्जाम ऑनलाइन होता है, 2 घंटे का पेपर है और टोटल 400 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। तो जितना आपके स्क्रीन पर लिखा है यही इनका सिलेबस है। ना इसके लिए कोई बुक आती है, ना कोई आपको ऐसी कोचिंग क्लासेस या कोई ऐसा बुक मिलेगा जिसको लेकर आप डीयू बीएड का प्रिपरेशन कर सको, क्योंकि पेपर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, कोई डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। फिर भी जो कट ऑफ है, आउट ऑफ 100 साइंस के स्टूडेंट को अगर सेलेक्ट होना है तो आउट ऑफ 100 उसको मिनिमम 55 क्वेश्चंस सही करना होगा। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो साइंस कैटेगरी में आपको मिनिमम 55 सही करना होगा, लैंग्वेज में आपको 50 क्वेश्चन सही करना होगा, सोशल साइंस में आपको 52 से 53 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, अदर सब्जेक्ट्स में कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसमें आप 48 क्वेश्चन तक सही करते हैं सेलेक्ट हो जाएंगे। और होम साइंस में आप 32 से 33 क्वेश्चंस तक करते हैं तो भी सेलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक डाउट क्लैरिफाई कर दूं। कुछ आते हैं बहुत बेतुके किस्म के सवाल, लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा क्या 49 मार्क्स पर हो जाएगा। नहीं बच्चे, 49 मार्क्स पर नहीं होगा यार। 400 नंबर का पेपर था, 400 में 49 नंबर नहीं, 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 49 इंटू 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर साइंस में 55 क्वेश्चन आते हैं तो 55 इंटू 4 220 मार्क्स। लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन पर सिलेक्शन होगा तो 50 इंटू 4 200 मार्क्स। सोशल साइंस में 52 क्वेश्चन पर सिलेक्शन होगा तो 52 इंटू 4 208 मार्क्स। ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूं इतना आपको मिनिमम पाना ही पाना होगा इस स्ट्रीम से सेलेक्ट होने के लिए। एक स्टैंडर्ड जो कट ऑफ है, अगर आप इतना मार्क्स पाते हैं तो आपका दूसरे तीसरे कट ऑफ तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रहे ये मार्क्स है और ये क्वेश्चन है, तो जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये क्वेश्चंस का बता रहा हूं। अब 55 क्वेश्चन सही करने का क्या मतलब कि सर बाकी का 45 गलत और 55 सही है तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, अगर 45 गलत कर दोगे तो वो निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। 55 नेट, पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला के आपका मिनिमम 55 क्वेश्चन तक सही बैठना चाहिए, तब जाके आपके 220 मार्क्स इन टोटल बनेंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष कुमार सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। टीचर एजुकेशन के सभी जॉब अपडेट्स और डीयू बीएड से रिलेटेड सभी न्यूज एंड अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएंगे। ओके, कमिंग बैक टू द वेबिनार, शुरू करते हैं। First of all, a very warm welcome to our webinar, Delhi Bites webinar, and a very big congratulations to everybody who has cleared. So, yeah, first of all, a very big congratulations to you all, and I hope इस webinar के through हम जान पाएंगे कि आपकी preparation strategy क्या थी, आपने किस तरह से prepare किया, क्योंकि obviously दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बीएड की कोर्स है वो बाकी यूनिवर्सिटी से काफ़ी different है, काफ़ी अलग approach चाहिए होता है इसमें। So we will talk about that, and I hope ये future students and future candidates जो आने वाले हैं, जो prepare करेंगे upcoming years में, उनके लिए भी useful होगा। I will want to hear each and every one of yours opinion. तो मैं आपसे एक एक करके पूछूंगी कि आपका क्या स्ट्रैटेजी था, आपने किस तरह से किस अप्रोच से क्लियर किया है। बट फर्स्टली आई रिक्वेस्ट Abhilash sir to come forth. He's a founder member of Delhi Bites and also a career consultant, and has been working very closely with every student, every member of ours. So I think he knows the best about this course, and he has been working so closely, so he will be able to brief in a very good manner here. So sir, please come forward and first, yeah, congratulate them. And Thank you, Arya, and good evening and congratulations to everyone. Basically, before talking about DU BEd, I'll talk about firstly what is this teacher education
टीचिंग क्या है, और फिर करियर पर हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर हम आप लोगों का ओपिनियन लेंगे, क्योंकि सिंस यू गाइज नो इट बेटर टू हाउ टू क्वालिफाई द एग्जाम दिस टाइम। मैंने कहा दिस टाइम क्यों? क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। हो सकता है 3 साल बाद आप सेम पेपर दो, तो आप शायद हो सकता है उस दिन आप क्वालिफाई करने लायक ना हो उसको, क्योंकि पेपर का फॉर्मेट, तरीका, हर चीज बदल जाए और लोग उससे ज्यादा अच्छे से क्वालिफाई कर पाए, ऐसा हो सकता है। तो लेकिन होता क्या, जब हम करियर के मामलों में डिसीजन लेते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बेसिक प्रॉब्लम हमारे आगे जो आती है वो ये होता है कि हम जब करियर का सिलेक्शन करते हैं, हमें कोई भी चीज तुरंत चाहिए होता है। कोई भी एडवाइस या गोल हम ऐसा नहीं बनाते हैं जिसका रिजल्ट जो है 3 साल या 4 साल में आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ जस्ट इमेजिन इफ बेबी बॉय, इफ अ बेबी इज टू टेक बर्थ, तो बेबी इज बॉर्न इन 9 मंथ। अगर वो 6 महीने में आए या 15 मंथ में आए, दोनों ही केस में दिक्कत है। सेम चीज इज विद करियर। कोई क्वालिफिकेशन आपको टाइम से बहुत बाद में मिले तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, और बहुत पहले मिले तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इस मीटिंग से जस्ट पहले एक कैंडिडेट को, काफी टाइम से मेरे टच में थे, उनको मैंने अभी रिमूव किया। वो इसलिए क्योंकि डेली बाइट्स के कुछ ऐसे भी मेंबर रहे हैं, पहले पेड मेंबर थे वो लोग। ठीक है, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो, आप लोगों में से बहुत ऐसे हैं जो पेड नहीं है, तो वो पेड मेंबर थे। तो क्या प्रॉब्लम थी, just imagine they are 32 and 33 years of age and they have taken admission in DU BEd this year। वो मेरे से भी बड़े हैं, 5 साल 6 साल वो लोग मेरे से बड़े हैं, और वो इस बार जो सीआई में एडमिशन लिए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन यही खड़ा होता है कि हम करियर डिसीजंस कैसे ले रहे हैं। अब आप 2 साल बाद बीएड करोगे, 34-35 में कंप्लीट करोगे, एंड यू वोंट बिलीव, वो लोग अन अकेडमी में फैकल्टी हैं। 2 से 3 मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अन अकेडमी फैकल्टी हैं, दे आर एल्डर टू मी। क्योंकि हमें शुरुआत में गोल्स क्लियर नहीं था। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में से बहुत लोग, हो सकता है मेजोरिटी ऑफ देम, या हो सकता है ऑल ऑफ यू, जो बीएड में एडमिशन लिए, तो शायद आप पहले टीचर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन फिर आपको लगा कि अच्छा कुछ बैकअप प्लान बनाते हैं, तो डीयू बीएड का एंट्रेंस दे देते हैं। मान लो फी कम है, ये कम है, वो कम है, और लाइक शिवम, उनको देख के लग रहा है कि प्रिपरेशन करते हैं किसी और चीज की भी, यूपीएससी या कोई, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन अभी अगर आप लोगों की क्लासेस चलती होती ना, तो डीयू बीएड आपको अपने साथ ले लेता। ठीक है, तो फिर आप कहते कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये अच्छी बात है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ डीयू बीएड पे चर्चा करेंगे, इसके प्रोस्पेक्ट्स पर, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं। 2 एग्जाम्पल देके मैं आपको इस पॉइंट को एंड करता हूँ। अभी तुरंत मेरे को इंस्टाग्राम पर एक का मैसेज आया कि सर मुझे प्राइवेट से बीएड करना है, कोई कॉलेज बता दो। देखिए, ये शाम को साउथ इंडियन डिनर नहीं करना है कि डोसा नहीं समझ में आया तो उत्तपम खिला दो। ठीक है, कि ये कॉलेज नहीं, वो बता दो। पहली चीज, यहाँ बहुत बेसिक पॉइंट ये है, कानूनी रूप से बीएड प्राइवेट में होता ही नहीं। वो तो यहाँ के सारे बीएड के कॉलेजों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, ये क्लास मत जाओ, 1 लाख रुपए दे दो। और ये कोई भी प्रोफेशनल डिग्री कभी भी कानूनी रूप से प्राइवेट और डिस्टेंस से नहीं होती। वो बीएड हो या छोटी सी डिग्री आईटीआई हो, बीटेक हो, ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट होते ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम शुरू ही फ्रॉड से कर रहे हैं। अब फ्रॉड से शुरू करने का डिसएडवांटेज क्या है? आज आप यहाँ नहीं सेलेक्ट हो रहे हो, कल फिर आप कहोगे हमको टीटेट, टीईटी, सीटीईटी का कोचिंग करना है, उसकी तैयारी के लिए फिर अलग लड़ाई होगी। फिर डीयूबी, फिर आप केवीएस या फिर नवोदय विद्यालय में जॉब के लिए जाओगे, वहां इंटरव्यू में आपके आगे अलग लड़ाई होगी। हाँ, यहाँ पर एडवांटेज ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करके जाओगे तो टेट सीटेट तो मतलब ये उड़ा दोगे ऐसे ही। एंड केवीएस में इंटरव्यू वगैरह में आपको मतलब डीयू से अच्छी जगह से आप बीएड करके गए हो, तो दैट विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। Directly coming to the point, Arya, I think we should focus on the topic of today कि how should be the syllabus, या फिर जो भी qualified candidates हैं उन्होंने क्या strategy रखी प्रिपरेशन को लेकर, कैसे प्रिपेयर किया। तो you can continue. Yes, we'll just talk to each and every one of you and try to guess what was your strategy, and आप हमें बताएंगे कि आपकी strategy क्या थी, आपने किस तरह से preparation की। So we'll just randomly start, starting from Shivam Pandey. Please unmute your mic and let us know आपकी क्या strategy थी, आपने किस तरह से preparation की, क्या approach था आपका। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी शिवम बोलिए। तो मेरा नाम शिवम कुमार पांडे है। मैं यूपी के जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, और मैंने बीएससी कर रखा है फिजिक्स से। और बेसिकली सर आप बता रहे थे कि मैं तैयारी करता हूँ, तो सच में मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। और बैकग्राउंड से पता चल रहा है आपके, करियर काउंसलर, दैट इज माय प्रोफेशन, और वो मुझे देख के पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो।
हाँ कहिए। यस सर। और मेरी एनसीईआरटी क्लियर थी। कोई भी यदि आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो इंडिया में, तो बोलते हैं कि एनसीईआरटी क्लियर करो जो भी है। तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं किया था, मतलब बीएड के लिए बस फॉर्म अप्लाई किया था। और मुझे ये आइडिया था कि हाँ इसमें से हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। और एज आप तो सर पूरा दम भंडार हो, आपको तो किसी को कुछ जानना हुआ कि आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाए, किसी से कुछ भी नहीं पूछना है, सब पता चल जाता वहीं से। एबीसीडी क्या है सब। यस सर। तो फिर इतना पता था कि सोशल साइंस से भी आते हैं, साइंस से भी आते हैं, और हिंदी से भी आता है, संस्कृत से भी आता है, 4 क्वेश्चन जो कि 4-5 करके। तो मैंने क्या किया कि मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, और 2 घंटे ही होते हैं, तो फिर मैंने पहले सोशल साइंस में किया। और मैं साइंस से हूँ, तो सर मेरा एडवांटेज ये होता है कि हम लोग सोशल साइंस का भी कर लेते हैं, हिंदी हाँ भी सही कर बात है। लेते हैं, संस्कृत भी कर लेते हैं, और अपना भी तो करना ही करना है साइंस, तो ये एडवांटेज होता है। अटेम्प्ट करते गया। और मेरे टाइम क्या था, इस बार मुझे लगा कि हिंदी करो पैसेज या तो इंग्लिश पैसेज करो। मैं हिंदी का पैसेज छोड़ दिया, क्योंकि मुझे हिंदी उतना आता नहीं है। इंग्लिश पैसेज किया, हिंदी का अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो बाद में समझ में आया कि हिंदी भी करना था, वो उसको भी स्कोर करते हैं। तो जिसकी वजह से मैंने हिंदी का नहीं किया था, बस इंग्लिश का ही पैसेज किया था, बाकी जो भी थे। आई थिंक मैंने 75 अटेम्प्ट किया था, और जिसमें से मेरे लगभग 65 या 66 के आसपास करेक्ट थे। करेक्ट है, तो सर चलिए एक्चुअली ठीक है यहाँ पर। हाँ हाँ हम लोग यूपीएससी में देते हैं, तो उसमें बोलते हैं ना कि ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब माइनस मार्किंग होता है, तो ये मैटर करता है। तो इसलिए हम लोग ने जितना आ रहा है उतना ही करो। और क्योंकि ओवर स्मार्ट नहीं बनना वहाँ पे, क्योंकि वो लोग पता है कि वो ऐसे ही क्वेश्चन डालते हैं ताकि आप उसमें वो इंटरनल हो जाओ, ना कर पाओ। यस सर। बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखिए 2 पॉइंट मैं आपकी बातों से निकाल रहा हूँ, जो भी आने वाले कैंडिडेट से बेसिक चीज एनसीईआरटी। पता है किसी भी एग्जाम में, कितना भी बड़ा गवर्नमेंट जॉब या बीएड या किसी भी चीज का आप एंट्रेंस दे रहे हो, पता है जब आप कंपटीशन में जाते हो तो क्लास 6 से 12 तक का ही सारा खेल है। साइंस, सोशल साइंस, सारी चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी। कुछ बाहर से अलग से कोई किताब नहीं आएगा जहां से आप सब कुछ पढ़ना हो आपको। और जैसा आपने कहा कि सर मैंने एनसीईआरटी का आपका प्रिपरेशन था, तो वो आपको डीयू बीएड में एडवांटेज दिया। पहला चीज। दूसरा चीज, आपको पता है बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 90 अटेम्प्ट करके आते हैं। भाई नहीं कर सकता है तू 90, भाई क्यों 90 अटेम्प्ट कर रहा है? उतना ही करो, 75 80 मैक्स टू मैक्स। ठीक है, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। तो वो चीज आपका अप्रोच सही था सबसे पहले कि आप 75 अटेम्प्ट किए, क्योंकि शिवम अगर आप, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्ट करते तो आपके 211 मार्क्स हैं। और अगर मैं आपको स्कोर जनरल में डाल दूं तो होगा क्या, 2 ही 3 क्वेश्चन आप पीछे हटोगे तो आप बाहर हो जाओगे। यस सर। हाँ 2 क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊं 213 नंबर पर जनरल कट ऑफ क्लोज हो गया है साइंस में। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करूंगा, बहुत से ऐसे जनरल कैंडिडेट्स हैं वो जाके अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, डीयू बीएड वाले। वो कहते हैं कि सर वो तामझाम है और ये वो, तो वो जनरल के हैं और सोचिए नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं। और वन मोर पॉइंट आई ऐड ओवर हियर कि एक चीज और आप नोटिस करिए, लाइक आपके मार्क्स 211 है और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत से ऐसे डीयू बीएड के स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स आपसे ज्यादा हैं, जो नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ हमको ये समझना है कि आप प्रिपरेशन किसी भी चीज की कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हम डीयू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपीएससी वाला हमसे कॉम्पीट कर रहा है, कोई अन अकेडमी में पढ़ा रहा है वो कॉम्पीट कर रहा है, तो हम उसको बीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन से तुरंत निकले हैं, यहीं से इंग्लिश ऑनर्स किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से, और वो 235 240 मार्क्स लाए हैं, तो एटलीस्ट इस एग्जाम में वो आपको लीड कर रहे हैं। तो जो भी फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई कैंडिडेट, मैंने हिंदी का जो पैसेज था उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था। 10 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही चले गए थे सर, मतलब उसको किया होता तो मुझे लगा कि इंग्लिश या हिंदी में से दोनों एक करना है। बिल्कुल। मैंने इंग्लिश किया, बाद में समझ में आया नहीं थी तो ये भी करना था, तो सर वो छूट गया। 10 क्वेश्चन दैट इज 40 मार्क्स अराउंड। तो ये होता है एग्जाम के प्री का स्ट्रेटेजी, कि उसके पहले आपको पता हो कि क्या मुझे पेपर में करना है क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बात करूंगा तो एक एक करके सब लोग होंगे जिन्होंने कुछ इस तरह के मिस्टेक्स किए होंगे, और वही मिस्टेक्स एग्जाम होते हैं। ठीक है, उसी को हम एग्जाम कहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ शिवम, ओके नेक्स्ट। Okay, now coming next to the next candidate, I request, I don't know, please search on your mic 727FE. I'm sorry, what was Shivendra, hey Shivendra. Shivendra, please turn on your mic and yeah. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening.
तो सर मैंने जो तैयारी की थी, मैंने क्या किया, सिर्फ 6 से लेके 10 तक की जो एनसीईआरटी थी पहले तो सबको उनको लेके पूरा उन्हें पढ़ा, और उनके जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के वो लिख लिए। फिर मैंने सोचा था 10th के बाद 11 12 की तब पढ़ूंगा जब अगर टाइम बच जाता है। मैंने सिर्फ 3 महीने तैयारी करी उसको, तो उसके बाद मैंने 11 12 का भी मोटा मोटा पढ़ लिया था। तो उसी से मेरा तो जो सिलेक्शन हो गया 3 महीने में वो उसी से हो गया, एनसीईआरटी 6 से 12 से पढ़ने से। और एक चीज थी, मैंने पेपर में एग्जाम में जाने से एक दिन पहले रात को ही नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सर्च किया तो दिल्ली बाइट्स का आपका वो चैनल आ गया, तो उसमें लिखा था हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम समथिंग करके। तो मैंने उसे खोला, सुना, तो उसमें था कि आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, जितने आते उतने करते। तो 65 के पास अगर करोगे अटेम्प्ट तो आप कितने भी कॉन्फिडेंस हो तो आपके 10 आंसर गलत होंगे ही होंगे। तो मैंने 67 अटेम्प्ट किए और मेरे 10 के यहाँ पे 11 गलत हो गए, बट फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हाँ, उसकी बिल्कुल। वजह से मेरे को बहुत होता है। शायद मैं अगर वो ना वीडियो देखा होता तो शायद मैं 75 या 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता और शायद ना होता मेरा सिलेक्शन। तो यही था सर टोटली। और इसके अलावा मैंने तो उससे सिर्फ मैंने जो उसके प्रैक्टिस पेपर थे और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो उसमें था प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, वो यूज किया था कि मैं टाइम के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर पाऊँ। कर सकूं। सर बस इतना ही किया था। हाँ, नहीं देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम पेपर अटेंड करते हैं ना तो हमें अंदर से बहुत जील आता है, यार एक और थोड़ा बढ़ा दे क्या, ये जो आग है ना अंदर से, थोड़ा सा और बढ़ा दे। बस मतलब होता है ना कि आप कब लिमिट पार हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में जब आप अपर एज पर होते हो ना तो वो एकदम पुली वाले सिस्टम में होते हो, फ्रिक्शन हल्का सा भी एक चूड़ी मिस हुआ तो आपकी चेन जो है साइकिल से उतर जाएगी। जो आप अपर एज के हो, जैसे इन्होंने कहा कि सर मैंने 67 अटेम्प्ट किया, हो सकता है शायद ये फुल स्विंग में अटेम्प्ट करते हैं तो इन्हें लगता है कि मेरा क्वेश्चन कम हो रहा है, ये देखने के बजाय कि मेरा इतने में सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये 77 पे पहुंच जाते हैं तो ये आउट है गेम से, क्योंकि अपर साइड में एक ही दो क्वेश्चन 4-6 नंबर ही आपके कम हो जाए आप गेम से बाहर हो। तो अटेम्प्ट को लेके हमें बहुत कॉशियस रहना है कि, और सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं आ रहा है तो कॉल भी हमें सिर्फ वहां लेना होता है जहां हमको देख के थोड़ा सा इंट्यूशन आता है कि 50% सही है कि नहीं। जैसे यूपीएससी वाले हैं जब एग्जाम देते हैं तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो क्लेम कर सकता है कि मुझे 50 से 55 पूरे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम कॉल लेते हैं कि यार इन 4 में 2 नहीं होगा, 2 सिर्फ 50-50 बचा है, तो वहां से हम एक सेलेक्ट करेंगे। एंड सेम चीज डीयू बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी होता है कि आप यहाँ पर कॉल लेंगे, क्योंकि कोई भी और आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं बीएड का तो वहां पर ना फॉर्मेट बहुत डिफाइंड है कि 25 नंबर का रीजनिंग आएगा, 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का जीके, 25 नंबर का जीएस और 70 नंबर पर सिलेक्शन। बहुत डिफाइंड फॉर्मेट है। तो अगर आप मैथ प्रैक्टिस करके आ रहे हो, कुछ कोचिंग कर लिया, कुछ कर लिया, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन डीयू बीएड में आपने एनसीईआरटी और सभी सब्जेक्ट्स को नहीं डिटेल में पढ़ा है तो फिर दिक्कत हो जाती है। Yes. Okay, आया। Now coming up next to Shreya Singh, please turn on your mic and let us know your strategy. Yes, ma'am. Yes, please let us know what was your strategy and yeah. First of all, good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. मैंने लास्ट ईयर डीयू बीएड के लिए दिल्ली बाइट्स की मेंबरशिप ली थी। मैं सर के पास बेसिकली गई थी गाइडेंस के लिए, करियर गाइडेंस के लिए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट नहीं था। मेरे को लगा पता नहीं सच है या नहीं है। होता नहीं कि लोग पैसे ले रहे हैं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें आजकल हमें देखते हैं। बट सर ने थ्रू आउट द ईयर मेरे को हमेशा गाइड किया, मेरे को बताया कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी। इनफैक्ट जब मैंने सोचा कि मेरे को ईयर ब्रेक लेना चाहिए तो मेरे पेरेंट्स और जितने भी घर वाले उनका था कि नहीं आप मतलब ईयर ब्रेक ले रहे हो, क्या करोगे क्या नहीं, घर बैठे हो टाइम बर्बाद होगा। देन ही इज लाइक कि देखो टाइम मत वेस्ट करो, उस घर पे बैठिए, उससे बेटर है तुम कोर्स ज्वाइन करो। 6 मंथ के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनको ज्वाइन करो। टाइम तुम्हारा बर्बाद होगा, उससे बेटर है कि तुम कुछ ना कुछ करते रहो, आगे चल के तुम्हें वो हेल्प भी करेगा। तो आज मेरा सिलेक्शन हो पाया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सर का हाथ है। ऑल्दो मैंने मेहनत किया है, लेकिन वहाँ पे सर ने बहुत गाइड किया मेरे को। तो थैंक यू सो मच सर। Always a pleasure, Shreya. इनफैक्ट डेली बाइट्स के साथ साथ मैंने और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चेक करे जहाँ पे ये सब चीजें ना प्रोवाइड करते हैं, बट इतना अच्छा गाइडेंस कोई नहीं करता।
So thank you so much sir for that. ओके, ऑलवेज अ प्लेजर श्रेया। और ये बहुत अच्छी बात आपने उठाया कि बहुत से बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं हमारे सोसाइटी में, क्या जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, देखिए मैंने वो कहा ना कि किसी चीज में टाइम लगता है तो उतना टाइम आपको देना जरूरी है। तो जैसे आपने कहा कि अगर हम ड्रॉप ले लेते हैं तो हमारे यहाँ सोसाइटी में एक मैसेज दे दिया जाता है कि कोई बच्चा ड्रॉप लेता है तो हम कहते हैं कि ड्रॉप मतलब आपको हर लोग ओपिनियन देंगे कि अरे यार ड्रॉप क्यों ले रहे हो, ये तो वेस्ट हो जाएगा, कल को तुम्हें जॉब में दिक्कत हो रही है, होगी, ये होगी, वो होगा। नहीं, डिपेंड करता है कि ड्रॉप क्यों ले रहे हो, व्हाट इज योर प्लान। ठीक है, हो सकता है कि आप 2 कदम पीछे हट रहे हो क्योंकि आप शॉक एब्जॉर्ब करना चाहते हो एंड यू वांट टू जंप हाई। शायद हो सकता है श्रेया आप जब मेरे साथ पास 1 साल पहले आई होंगी इसके रिगार्डिंग तो मैंने आपको यही बोला होगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास ड्रॉप को लेकर, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप ड्रॉप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 साल साथ में कोई साइड के कोर्सेज कर लो ना, बहुत से गवर्नमेंट जॉब्स के होते हैं, आप टाइपिंग सीख सकते हो, स्टेनोग्राफी सीख सकते हो, कोई भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो 1 साल अपने आप को समय देके इम्प्रूव कर सकते हो और साथ में तैयारी करते रहो। 6 महीने के बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, लैंग्वेज कोर्सेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्यूचर में आपको टीचिंग में भी काम आता है, आपको अब्रॉड जाने का मौका मिल सकता है। क्योंकि जब भी जॉब की बात आ रही है ना तो हर बच्चा यहीं पर आके स्टिक हो जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब। देखिए जॉब इज लाइक जॉब होता है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पर स्टिक मत हो, हर समाज की अपनी एक अलग मजबूरियां होती हैं। ठीक है, एकदम एक्सट्रीम बिहार से कोई बच्चा आता है तो केवल गवर्नमेंट जॉब की बात करता है। और मेरे फ्रेंड्स जो दिल्ली वाले हैं ना उनको दे आर लाइक अच्छा गवर्नमेंट क्यों करना है, बहुत मेरे से ऐसा ही पूछ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दूसरे बहुत सारे, दे कैन अर्न विद लॉट्स ऑफ वेज। और यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको जिस लिए, जैसे शिवम ने कहा कि सर मैं यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहता हूँ, तो शायद आप जिस लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं वो वाला मजा आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। वो आप जो अपने सिटी में जाओगे, अपने समाज में जाओगे, वो आपको तभी मिलेगा। हमारे फ्लैट में बगल में कौन रहता है, वो कितने किस पद पर है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है और ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी कैसी है। तो जॉब को लेकर आपको ये स्पेसिफिक होना होगा कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स। तो एक लॉन्ग प्लान्स बनाइए, लॉन्ग गोल्स बनाइए। जैसे श्रेया ने कहा कि मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना था तो मैं सोच रही थी लू न लू, मेरे घर वाले कह रहे थे कि ड्रॉप लोगी तो ये दिक्कत हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा। हम कह रहे हैं ड्रॉप नहीं लेते और कुछ ज्वाइन कर लेते और 2 साल 3 साल वेस्ट करते किसी गलत जगह पर और उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता। तो ये ड्रॉप करना इज बेटर व्हेन यू हैव सम बेटर एंड बिगर ब्राइटर गोल्स। तो वो चीज है। ओके आर्या, यू कैन टेक द next candidate. Next we'll go on to Gunjan Kumar. Please unmute your mic and let us know your strategy. Hello ma'am. Hello. First of all, thank you to Abhilash sir. जब कभी कोई डाउट होता था तो मन में एक ये होता था कि अच्छा अभिलाष सर तो हैं, मतलब कभी कभी ये भी लगता था कि ऐसे ना थोड़ा गुस्सा हो जाए मैसेज बार बार करने से, लेकिन हर बार सर ने ये रिप्लाई किया तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पटना बिहार से हूँ, मैंने स्टैटिस्टिक्स से पीजी किया है। जब फॉर्म आया था तो एकाएक मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार भरना चाहिए, मतलब इधर उधर भटकने से अच्छा है, ये बेहतर जगह है। मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद मैंने एक बुक मंगवाई, आई डोंट नो किस पब्लिकेशन का था, अभी याद भी नहीं है। मैंने उस बुक से क्वेश्चंस नहीं बनाया, बस मैंने 4-5 साल का उसका देखा कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे इसका आइडिया एकदम नहीं था। और अफसोस है कि उसके पहले मुझे दिल्ली वाइट्स के बारे में पता नहीं चला, वो तो रिजल्ट के बारे में खोजते वगैरह ये सब करते समय पता चला। मतलब अगर पहले पता होता तो मे बी आई कुड हैव स्कोर्ड मोर देन 235। सो मैं देखा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, मतलब उस तरफ मैंने उसको केवल देखा, उसका एक भी आई डिडंट सोल्व इवन अ सेट ऑफ दैट। सो मैंने केवल चेक किया कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसके आधार पे फिर मैंने अपने तरीके से, जैसे मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ 10th तक के बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 10+2 वाले को मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स साइंस पोर्शन में मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। अब जो सोशल साइंस वाले पार्ट थे, जैसे फ्रीडम मूवमेंट हो गया, ये सब हो गया, तो थोड़ा उन चीजों को मैंने एनसीईआरटी से उठा के 10+2 वाले को पढ़ा, उन चीजों को देखा, मैंने ये काम किया। और जैसे कभी कभी एक चीज धोखा भी हुआ मेरे साथ, जैसे मैंने पिछले साल देखा कि करंट अफेयर्स के केवल 2 या 3 क्वेश्चंस थे, तो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं कि यार करंट अफेयर्स पूछेगा नहीं तो क्यों समय बर्बाद किया जाए, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन इस बार पूछ दिया। तो ये थोड़ा मेरे साथ गड़बड़ भी हुआ, ठीक है ना, लेकिन मैंने उसी को क्वेश्चन पैटर्न को ये किया,
फॉलो किया, उसी के बेसिस पे मैंने एक चीज और मैंने क्या किया कि मैंने क्वेश्चंस जितने जो परफेक्ट था वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो मतलब जैसे मन में लोभ तो होता है कि यार 4 नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। जैसे एक क्वेश्चन था यूनेस्को वाला कि किसको शामिल किया गया है, मैंने देखा फर्स्ट जयपुर एकदम ध्यान में आ गया, जयपुर है, मैंने टिक कर दिया। लास्ट में जब मैं चेक कर रहा था तो नीचे अजमेर देखा, मैं कंफ्यूज कर गया कि यार जयपुर है अजमेर है। मैंने उसको अनटिक किया कि नहीं 4 नंबर चल जाएंगे, 4 नंबर के चक्कर में 1 नंबर निगेटिव में चल जाए, तो मैंने उसको कैंसिल किया लेकिन टिक नहीं किया। तो ऐसे करके मैंने निगेटिव बहुत कम लिए। आई थिंक 4-5 के करीब, तो याद नहीं है, मेरी गलत हुई थी। और आई कुड स्कोर 235। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द हेल्प। हाँ अच्छा, तो देखिए आपने शिवम से अच्छा स्कोर किया। शिवम ने बता रहे हैं कि वो यूपाई कर रखे हैं, तो आपके मार्क्स उनसे लगभग जो है 24 नंबर ज्यादा हैं। हाँ नहीं नहीं, देखिए यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं ऐड करूंगा कि जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी को तो पढ़ना है ही, और यहाँ एक बेसिक चीज देखने की जरूरत है। जैसे आप लोग ऑनलाइन भी कई इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, तो देयर आर, आई पर्सनली फील देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु आर गिविंग द इंफॉर्मेशन। एक तो वो है कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो जाके अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वहां, और उसको कुछ वहां से कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये है कि बहुत प्रोफेशनल लोग हैं जो फील्ड में हैं, और वो जब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देते हैं ना आपको, तो उनके में आपको तुरंत डिफरेंस दिख जाएगा। बहुत से अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कोचिंग वाले हैं जो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो उनको इससे मतलब नहीं है कि कितने उनके पास लोग आ रहे हैं, कितने उनको फॉलो कर रहे हैं, कितने उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं। नहीं नहीं, दैट इज टू स्मॉल स्टफ। ठीक है, बहुत छोटी चीजें हैं वो। प्ले अ बिगर गेम। ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोग आपके पास खुद ही आएंगे। ठीक है, पीपल विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, और आपको कहने की जरूरत नहीं, आप कहीं पर किसी के कहने से नहीं जाते हो। ठीक है, आप देखोगे आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है, बहुत से लोग हैं शेयर कर रहे हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, फॉलो कर दो, ये है सब्सक्राइब कर दो, वो कर दो। नहीं, तुम काम अच्छा करो, लोग तुम्हारे पास खुद ही आएंगे। सेम थिंग गोज विद टीचिंग लाइन। आप अच्छी टीचिंग करो, आपके पास अच्छा नॉलेज है, और आपके पास बहुत ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं हायर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बिलीव मी, पढ़ाना एक स्किल है। कई बार हो सकता है कि आपके अंदर पढ़ाने वाला स्किल ना हो। छोटे बच्चों को हैंडल करना, क्लास 6 का बच्चा, क्लास 8 का बच्चा, उनको हैंडल करना टोटली एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, जो कि आपको बीएड में सीखने के लिए मिलेगा। और आगामी समय में, आने वाले समय में, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये लगता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करते हुए दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेगा, तो बिलीव मी, आई कैन गिव यू इन रिटर्न कि वो नहीं कर सकता। थैंकफुली हो सकता है कि होता है ना कि आपदा में अवसर, तो लॉकडाउन चल रहा है तो घर बैठ के पढ़ना है, क्लास ज्वाइन कर लिए, और उसके बाद भी आप, मुझे नहीं पता कि आप लोग की क्लासेस में क्या चल रहा है, लेकिन बिलीव में दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले लगे होंगे आपके पीछे। सर जो नया स्केड्यूल बने हैं वो सुबह से 9 से शाम के 5 बजे तक है, तो लिटरली कांट डू एनीथिंग एल्स। हाँ, अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, आप सोचिए, आप इमेजिन करिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा में कितने कॉलेजेस होंगे जो इतना बॉदर कर रहे होंगे, क्या नहीं हमको ऑनलाइन क्लास कराना है, ये एसपीएम की लड़की है, ये सीआई की बच्चा है, ये कराना है। और यहाँ पर एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं वो कि कुछ कराना है बच्चों को। Yes, so now we'll move Next, forward please. to the last candidate, Akash Tripathi. I request you to kindly unmute yourself and switch on your camera so that we can see you. And please let us know what was your strategy. Yes, Akash. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. And good evening, sir. Good Yes, evening, sir. Akash. First of all, sir, I would like to thank Delhi Bytes for the support they have given me throughout my preparation. Sir, when I started my preparation, I had no idea about the question paper, about the pattern and examination scheme of the examination. So I searched on Google. I googled how to prepare for DU BEd, and I came to know about Delhi Bytes, and I contacted you Delhi Bytes, and there I took paid membership and got question papers, and through question papers I got a fair idea about the examination pattern. Uh, I am still preparing for civil service examination. So I have studied NCRTs. So I had a very good command on NCRTs. So I saw the question papers, and there were direct questions from NCRTs.
So it was in mind that it is going to be a little bit easy for me. When sir, I analyzed question papers, I also found out that there is no sir fixed pattern, like how many questions are going to be asked from a particular section. But Yes. sir, if we talk about the languages, there are two language proficiency tests. Sir, there is Hindi and English. There are at least 10 questions from both the sections. 10 questions from each section. Yes, sir. Then total, sir, language question makes up around language questions make up around 20 questions, sir, which is about 80 marks. So, sir, I focused on that, sir, so that I could. This was the reason I could do well in the examination. And sir, your last minute tip before the examination, one day before the examination, sir, that was really helpful. So, sir, I attempted around 65 to 70 questions, but most of them I expected that there is no going to be no questions from current affairs, but there were 3 to 4 questions, I guess. So 4 questions. yes, sir. Yes, I guess. And sir, most of the so sir, many of them questions were like incorrect. I marked them incorrect. Okay. So I got sir 200 marks, and I have allotted Maharishi Valmiki College of Education. अच्छा हो गया। ओके, देखिए आकाश, जैसा कि आपने कहा करंट अफेयर को लेकर, ये आप मेरे कोई भी वीडियो लेक्चर देख लेंगे ना, मैं वहां हर जगह बोलता हूँ कि डीयू बीएड के पेपर का कोई फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। पिछले साल का पेपर देखोगे तो करंट अफेयर नहीं पूछा है, लेकिन करंट अफेयर पूछता है, इट इज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, वो पूछते हैं। उसके पिछले का आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 7 से 8 से 10 क्वेश्चन भी हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों को करंट अफेयर जो आते हैं एकदम डेडिकेटेड, एकदम बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं एकदम तैयार करके एकदम दिया। तो एक लड़की पेपर देके आई, कह रही है सर मैंने तो करंट अफेयर झूठी में परचेज कर लिया था, वो मेंबरशिप में मिला था उसे, तो ये मैंने सर परचेज कर लिया था और मुझे उससे क्वेश्चन आया नहीं था। तो पता है, मैं पेपर देखा तो मैं ये सोच रहा था कि मैं पहले ही समझ गया कि देखिए जो बच्चे ऐसी बातें करें ना, तब उनको कहना नहीं बनता है कि तुम तो पहले ही नॉट क्वालिफाइड हो, कि तुम्हें पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, 20 से 25 क्वेश्चन, तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन करंट का है। कि अगर तुमसे पूछ रहा है यूनाइटेड नेशंस, तुम्हें अजमेर और ये ऑप्शन में दे रखा है जयपुर, तो तुम्हें पता नहीं चल रहा। बहुत लोग उसको सभी स्टैटिक समझ लेते हैं, या हो सकता है कि आपसे कब करंट अफेयर का क्वेश्चन को स्टैटिक से भी कनेक्ट कर देगा, ये हमें पता नहीं चलता है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो पता चलेगा न्यूज में बहुत चर्चा में चल रहे हैं, तो सडनली आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन स्टैटिक है, लेकिन बेसिकली वो स्टैटिक होता नहीं है। वो एक करंट में न्यूज में होता है, इसके रिगार्डिंग वो लोग पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, अगर पॉलिटी में सडनली आपसे विधान परिषद के बारे में पूछ दे, तो हो सकता है वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश की असेंबली ने एक बिल पास किया कि हम विधान परिषद को एबॉलिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वो करंट में हो सकता है, वो मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने 5 डिप्टी सीएम्स बनाए हैं, तो हो सकता है वो करंट को स्टैटिक से जोड़ रहा हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है वो आपको पेपर में कर रहा हो, और पता है वहीं पर सारा गेम हो जाएगा, क्योंकि ये करंट भी समझ में कब आएगा, पहले तो तुम्हें विधान परिषद पता होना चाहिए क्या है, बेसिक सी पॉलिटी पहले तो ये पता होनी चाहिए। ये चीज आपसे पूछ सकता है। हिस्ट्री में आपको कोई ऐसा साइट हो सकता है जो रिसेंटली पता चलेगा एक्सकवेशन में मिला हो, ठीक है, कुछ दिन पहले कैमल के बोन्स मिले हैं एक्सकवेशन साइट्स में, तो वो आपको वो पूछ सकता है। तो उसको करंट को जो है हिस्ट्री से, स्टैटिस्टिक्स से कहीं पे भी वो जोड़ सकता है। तो ये सारी बातें करंट को लेकर जो है ध्यान रखना चाहिए। और अटेम्प्ट को लेकर जो भी आने वाले समय में स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा, और आप लोग भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अटेम्प्ट को लेकर हमेशा कॉशियस रहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी ना एग्जाम का ही एक हिस्सा है, उस पर आंख नहीं बंद करना होता है। 70 से 75 पर लाके रोकिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन 220 नंबर पर हो जाएगा। आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपका पेडागोजी सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर अभी आपको बताऊं, एक कैंडिडेट है, वो जियोग्राफी से उसने पेड मेंबरशिप ले रखी थी, बहुत पुराना कोई कैंडिडेट है, ठीक है। अभी देख रहा हूँ थोड़ा देर पहले उसने मैसेज किया कि सर, एक जियोग्राफी का भी और एक फिजिक्स का बच्चा, दोनों ने ये मैसेज किया कि सर मेरा पेडागोजी जियोग्राफी है, मेरा पेडागोजी फिजिक्स है, ये जो पेपर ऊपर भेजा गया है गलत आ गया है मेरे पास, हमको जियोग्राफी वाला पेपर भेजिए।
अब ये दिखाता है कि बेटा तुम एग्जाम से बहुत दूर हो, उसको मैं ये नहीं कह सकता हूं कि तुम फेल होने वाले हो। आप इस बात को समझ के देखिए मैं क्या कह रहा हूं। आप ये नहीं समझ रहे हो कि सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, तुम्हें पेपर का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, एग्जाम में कैसे बैठोगे। ठीक है, शिवम को मैनेज हिंदी नहीं करके, क्यों? क्योंकि वो तैयारी कर रहा था कि वो उसने हिंदी में ऐसा मिस्टेक किया, कोई और बच्चा ऐसा ब्लंडर कर देता ना, क्योंकि 213 पर अभी जनरल वालों का कट ऑफ बंद हो गया है साइंस से, कोई और ऐसा ब्लंडर कर देता तो वो बाहर हो जाता, तो पता है आपको और डिमोरलाइजेशन होता। क्यों? क्योंकि आपको लगता हम ये तैयारी कर रहे तो नहीं सेलेक्ट कर पाए, नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए अभी आप हो गए ना तो उसकी ग्रेविटी रियलाइज नहीं होती है। ठीक है शिवम, जैसे मतलब ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड, आप एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल हो चीजों को समझने के लिए, खुद को भी और लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आपका खुद का भी एक एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए शिवम, आपने EWS में आपके मार्क्स 211 है, पता है साइंस के बच्चों का 211 पे एडमिशन नहीं हुआ जनरल कैंडिडेट वाले का। हाँ, तो इसका मतलब अगर आपका EWS हटा देते हैं जो मुझे तो, सर मुझे तो CI मिल गया सर, मतलब मैं तो सोचा था MBVC भी मिल जाए तो चलेगा। और तो मैं सर एक बात ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जो भी कर रहे हैं तो वो सोचे कि नहीं मुझे CI लेना है तो 240 प्लस ही लेके आए, ठीक है, तभी CI मिलेगा, नहीं तो फर्स्ट लिस्ट में उनको मिल जाएगा MBVC। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि MBVC जो भी है, मतलब जिसको नॉर्थ कैंपस मिलना चाहता है, नॉर्थ कैंपस में ही रहूं, तो भाई 240 प्लस ही लेके आओ, तभी मिल पाएगा। मैं तो लकी हूं कि मुझे सर नहीं शिवम, यहाँ थोड़ा आप चीजों को समझे नहीं, डायनामिक्स को। ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो MVCOE टॉप पर भरते हैं। एज फार एज जहां तक पढ़ाई की बात है तो MVCOE में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू CIE। ठीक है, ये सब यूनिवर्सिटी के इंटरनल मैटर्स हैं, उस पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाऊंगा। और पहली चीज, बहुत से बच्चे MVCOE पर भरते हैं और सभी कॉलेजेस का स्टेटस बराबर है। और आपको ये भी बताऊंगा, हो सकता है 180 मार्क्स वाला जो है, देखिए इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट में मैं कवर कर दूं, क्योंकि अगर आप लोगों के माइंड में कहीं ऐसा चल रहा है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कि हमको वो वाला चाहिए था, वो नहीं मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, काउंसलिंग में आप वापस रीसफल नहीं कर सकते हो, सभी दूसरे कोर्सेज में आप कर सकते हो। ठीक है, कि मान लो आपको हंसराज मिला, आप स्विच करके दूसरा कर लिए। DU BEd में ऐसा नहीं होता है, एक बार जो कॉलेज अलॉट हो गया तो अलॉट हो गया। तो मान लीजिए कट ऑफ ओपन हुआ, तो मान लो टॉपर के मार्क्स हैं 285, तो हो सकता है 285 वाला बच्चा पहले MVCOE भरा हो और वो MVCOE ले लिया, तो वो कल को CI नहीं ले सकता है। और हो सकता है कि जब सीट फिल हो जाए, ठीक है, हो सकता है जब सीट फिल हो जाए और सेकेंड राउंड में फिर कोई सीट खाली बचे, तो MVCOE वाला CI में नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गुंजन के शायद 235 मार्क्स है ना, गुंजन के, देखिए अब देखिए गुंजन के 235 मार्क्स हैं मैथ में, जनरल कैटेगरी से वो सिलेक्टेड है। गुंजन का कट ऑफ पर्याप्त है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में जाने के लिए। अब पता है गुंजन का कट ऑफ अगर सेकंड लिस्ट में अगर आता, सेकंड लिस्ट में आता तो उसका नाम टॉप में आता, तो वो CI में चला जाता। तो ये क्लासिफिकेशन बच्चों ने कर रखा है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट, मैं ये नहीं कहता नहीं, यहाँ पर डिफरेंस बस यही है कि CI जो है नॉर्थ कैंपस में है और वो उसका कैंपस दूसरे जगह, बस इतना ही डिफरेंस, और कुछ नहीं। तो इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत से बच्चे आते हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। सो या नाउ आई थिंक बहुत से आप लोग सभी के जिन भी छोटे मोटे क्वेरीज होंगे या जो भी जिस भी फीचर में होंगे वो सारी क्लियर हो गई है। एंड obviously you guys are selected, so very big congratulations now finally to you all, and I hope ये आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत helpful रहेगा। And I think the purpose of this webinar is that only कि आने वाले students को help करे and नहीं। Yes sir, please. I would like to add one thing more here कि जैसे जब कैंडिडेट्स जब BEd निकाल लेते हैं, देखिए अगर आप BEd का प्रिपरेशन अच्छे से करके जाके निकालते हैं ना, तो आप देखेंगे, मैंने देखा है कि बच्चे उत्तर प्रदेश के जो बच्चे आते हैं और हरियाणा साइड से भी जो कुरुक्षेत्र और तमाम यूनिवर्सिटी से BEd कर रहे हैं, उनके अंदर टेट की लड़ाई बड़ी चलती है कि टेट पास करना है, CTET पास करना है, वैसे करते रहते हैं CTET और TET के एग्जाम को। ठीक है, तो पता है अगर आप अच्छी जगह से क्वालिफाई करते हैं, अच्छी जगह से जाते हैं ना, तो CTET और TET का एग्जाम बहुत, मतलब वो हर एग्जाम बहुत इजी है ना, जहां पर मेरिट नहीं बनती है। CTET एग्जाम में क्या होता है, आउट ऑफ 150 जितने बच्चे 90 पाएंगे सब पास हैं, तो बहुत ही टुच्चा छाप, मतलब बहुत छोटा एग्जाम है। और हम देखते हैं बच्चे उसके बाद संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप किसी
कॉलेज से बीएड कर लिए, घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए दे दिए, प्रिपरेशन कुछ है ही नहीं, डिग्री मिल गया, फिर जाओ फिर टीचर टीईटी सीटीईटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आपकी पर्सनालिटी नहीं ओपन हुई है तो केबीएस में इंटरव्यू के लिए जाओगे, वो आपको वहां बाहर कर देगा, पहले तो रिटर्न निकालना उससे कठिन है। तो इससे बेहतर है कि एक बार अच्छे संस्था में घुस जाओ तो वहां से रास्ता खुद ही खुल जाएगा, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट विजन बना रहे हैं, बच्चे बहुत शॉर्ट विजन बना रहे हैं कि सर हमारा बीएड में सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद अगर तुम प्राइवेट या फिर किसी ऐसे कॉलेज से जहां आप जाते नहीं हो, सो कॉल्ड प्राइवेट बीएड, जो भी प्राइवेट बीएड होता नहीं है, सो कॉल्ड ऐसा बीएड जहां पर आप 1 लाख रुपए फीस दे दे रहे हो, आपको डिग्री मिल जा रही है। आप ये सोचो कल को जब आप जा रहे हो तो फिर तुम्हें टेट पास करना होगा, सीटेट पास करना होगा, क्योंकि ये सब क्यों कर रहे हो, नौकरी के लिए तो कर रहे हो, तो नौकरी तो मिल नहीं रही है, सिर्फ डिग्री लाने से तो नौकरी मिल नहीं रही है। कम से कम ऐसी जगह से करोगे तो कम से कम दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स तो तुम्हें वार्म वेलकम करेंगे ना, क्योंकि उनको भी पता है सभी कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होता है। तो ये चीज बहुत देखने वाली जरूरत की चीज है। जॉब को लेकर आपको अभी से पता होना चाहिए कि किस तरह के जॉब्स मार्केट में हैं। एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि देखिए प्रोस्पेक्ट्स कैसे चेंज होते हैं। अभी 8 महीना पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये वेबिनार हम ऑनलाइन करेंगे, चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, ये बीएड के बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, तो हमने नहीं सोचा था। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में जॉब के प्रोस्पेक्ट्स भी चेंज होंगे, और कल को आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो प्राइमरी टीचर के लिए हम अप्लाई करते हैं, बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो गए, केवीएस, एनवीएस, ये सब तो अप्लाई करते ही हैं, DSSSB के लिए अप्लाई करते हैं। आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पर हो सकता है जो बच्चे थोड़े से जानकार कम होंगे उनको लगेगा कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, बेवकूफी वाली बात कर रहा हूँ। एक एग्जाम होता है आर्मी के स्कूल में टीचर्स बनने के लिए, आर्मी स्कूल में टीचर बनने के लिए, उसको कहते हैं AWES, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। तो मैंने देखा है रिसेंटली कुछ बहुत बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं, और उसमें मैं जानता भी हूँ 1-2 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन CIE के ही हैं, एंड दे आर ऑल्सो अर्निंग lakhs of rupees, ठीक है, दे आर ऑल्सो, मतलब दे आर वेरी गुड टीचर्स एंड दे नो द रियलिटी। उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं ऑनलाइन, ये AWES की तैयारी करा रहे हैं आर्मी स्कूल में जो टीचर बनते हैं। लेकिन अब है क्या ना, AWES की हकीकत क्या है कि आप आर्मी स्कूल में ना सिविलियन ऐसे ही जाके टीचर नहीं बन सकता। अगर 100 टीचर रिक्रूट हो रहे होंगे ना, तो गिनती के 7 से 10 आदमी ऐसे हो सकते हैं जो एकदम सिविलियन डोमेन से होंगे और उनका उसमें सिलेक्शन होगा। तो वहां पर आर्मी वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, उसका नाम ही है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, लेकिन ऑनलाइन एकदम तैयारी करा रहे हैं, और लड़के भी एकदम ब्लाइंडली फॉर्म भर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है। क्योंकि अंबानी मान लीजिए कोई फ्रॉड वाला स्कीम ला दे, तो और मैं कहूं कि अंबानी फ्रॉड कर रहा है या मोदी ये वाला फ्रॉड कर रहा है, तो कोई मानेगा ही नहीं मेरी बात, ठीक है, कि ये स्कैम है, कोई मानेगा ही नहीं, ठीक है। वहां पर ये हो रहा है, इतनी बड़े बड़े मतलब उसकी तैयारी करा रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि पैसा बन रहा है, वो कोर्सेज आ रहे हैं, और अब वहीं पर ना थोड़ा सा मेरा नैतिकता जो है, मेरे अंदर वो चीज मिस हो जा रहा है कि मुझे लग रहा है कि नहीं भाई, इसकी तो हकीकत ही नहीं ऐसी है। मैं कैसे कह दूं बच्चे को कि तुम जॉब प्रिपेयर कर लो, या मैं उसकी तैयारी शुरू करा दूं, क्योंकि मैं भी करा सकता हूँ। आई एम इक्वली पोटेंशियल कि मैं साइंस के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन पॉलिटी साइंस, लेकिन मुझे वो अंदर से वो चीज नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों में से किसी की फैमिली में कोई आर्मी में होगा तो उसे पता होगा। कोई ऐसा है जिसकी फैमिली में आर्मी में है, टीचिंग लाइन में? Shreya Singh. Shreya is raising. Yes, Shreya. Would you like to share anything? You have any experience about army schools? Yes, sir. मैं आर्मी स्कूल से ही 12th पास की हुई हूँ। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से ही होते हैं, या तो उनकी वाइफ या उनके कोई रिलेटिव। इवन मेरी खुद की मदर हैं जो कि पढ़ाती हैं, पहले वो आर्मी स्कूल में पढ़ाती थी, क्योंकि मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। हाँ, तो वो आर्मी स्कूल में ही पढ़ाती। तो अगर आर्मी स्कूल में आप जाएंगे तो आपको ज़्यादातर टीचर्स वही मिलेंगे जो उस बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि वो लोग उन्हीं को ही प्रायोरिटी देते हैं पहले। यस। तो आपके फादर आर्मी में हैं? अच्छा, आपके फादर आर्मी में। अच्छा, तो आपकी मॉम भी टीचर है? देखिए अब ये देखिए यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल, आप आर्मी स्कूल से पास है ना, क्लास 12th? देखिए अब ये आर्मी स्कूल से पास है। अब देखिए ये होता क्या है ना कि ये एक बहुत ट्रूथ ये है, क्योंकि पता है आर्मी में जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना, वो इंटरव्यू और उसके बाद होता है। तो रिकमेंडेशन में एक आर्मी ऑफिसर, जैसे मतलब पैनल में तो वही लोग बैठेंगे ना, आर्मी से जुड़े लोग ही,
तो वहां जो रिकमेंडेशंस पे जॉब होते हैं या फिर मतलब हो सकता है प्री क्वालिफाई कर लो, ठीक है। आजकल सरकार नया सिस्टम शुरू कर दिया गवर्नमेंट जॉब में, लाखों बच्चों को प्री पास कर दो, फंसाए रहो ऐसे ही जो जॉब के नाम पर। तो उसमें भी क्या होता है ना, आर्मी वाले मान लीजिए आप प्री पास कर लिए, मेंस पास कर लिए, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है, जॉब लेना है, फाइनल सिलेक्शन, वो नहीं होगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 100 में 8 आदमी 10 आदमी सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी के 90 आप पाएंगे कि उनका जो बैकग्राउंड है आर्मी वाले से होगा। और आप जाइएगा, सर्च करिएगा, आप लोग गूगल पर देखिएगा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं AWS की तैयारी करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप आंख बंद कर लीजिए, तैयारी करते रहिए। मैं DUBED के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, DUBED का प्रिपरेशन नहीं कराता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि सर पिछले साल करंट अफेयर नहीं आया था, इस साल करंट अफेयर ज्यादा आ गया, हो सकता है अगले साल साइंस का क्वेश्चन कम आए। तो वो एक ऐसा सेक्टर है कि बहुत लार्ज कवर कर रहा है, तो आप उसकी प्रिपरेशन ऐसे नहीं करा सकते हो, बेवकूफ बनाने जैसा है। वो आपका ओवरऑल अब तक का कैसा नॉलेज रहा है, 12th तक आपने कैसी पढ़ाई की है, आपकी समझ कैसी है, उन सब बेसिस पर वो सिलेक्शन होता है। तो जब आप लोग ऑनलाइन भी प्रिपेयर करते हैं तो मैं बस एज अ करियर काउंसलर, करियर कंसल्टेंट के रूप में मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा कि 3 से 5 साल का गोल देख के चला करिए कि 5 साल बाद वेयर विल आई बी आफ्टर 5 years, वेयर विल आई बी आफ्टर 3 years, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। ओके आर्या, दिस विल बी ऑल, आई विल कंक्लूड। किसी और को कुछ पूछना या कहना हो? Yes, please. If anybody has any queries or want to share something. नो आर्या, ओके। No, I don't think so. Thank you so much for your guidelines, sir. हम सभी इसको बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे and we'll keep this in mind because this was really helpful for all of us. बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमें भी पता नहीं थी, which now we know. And yeah, I think the purpose of this webinar is fulfilled, and we'll end here. I hope this helps the future candidates as well, and all of you, and all the very best. Okay, and we'll conclude here. And I'll thank Arya also for hosting this webinar, क्योंकि शायद मैं ये इस काम में मैं अच्छा नहीं हूँ, and you are already busy these days interviewing you are already busy interviewing the people from Bollywood, ठीक है। ये आजकल बॉलीवुड वालों के साथ काफी इंटरव्यूज में इन्वॉल्व है, ठीक है। 2-3 इंटरव्यूज, 3-4 इंटरव्यूज इनके बैक टू बैक आने वाले हैं। यस सर, अश्विन मेहता स्कैम वाला, और सर इधर सिंघल का, और सर मैंने इनका सारा इंटरव्यू देखा है, और मैं सोचा था कि काश मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं भी दे पाऊं। अच्छा ठीक है, आपका भी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपको लिस्ट में रखा जाएगा इंटरव्यू के लिए अभी। डेफिनेटली। हाँ, आर्या शायद नेक्स्ट में आपके नेक्स्ट बॉलीवुड इंटरव्यू में शायद कालीन भैया हैं लिस्ट में, शायद मिर्जापुर से। Now that is for you all to guess, कालीन भैया है या मकबूल है, कौन है? That will be a surprise, but you will know soon. अच्छा, कालीन भैया मकबूल में से कोई भी होगा? जी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो she is already interviewing Bollywood people and she has accepted my request. Thank you for that, Arya. Okay guys, everyone, thank you all. Nice talking to everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay, so I hope the webinar was useful. DUBED के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें DUBED 2021 वाला प्लेलिस्ट होगा। उसमें आपको कई वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इस तरह के देखने के लिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 1, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 2, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 3। इन वीडियो लेक्चर्स को आप देखकर समझ सकते हैं कि DUBED के एग्जाम का कैसे प्रिपरेशन करना है। बाकी के डेली बाइट्स के गाइडेंस में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह चाहते हैं, तो ये वाला प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाला वीडियो लिंक जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 3 है, ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्लेलिस्ट में जाने के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। DUBED 2021 वाला प्लेलिस्ट में जो आप जाएंगे तभी आप इस वीडियो लेक्चर को देख पाएंगे। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वेबिनार। और इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, DUBED के लिए नॉलेज से ज्यादा राइट स्ट्रेटेजी, राइट फोकस की क्या एग्जैक्टली एग्जाम में आता है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, सभी न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ओके, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।